हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय साहू। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज पर हम बात कर रहे थे। इसका पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और सतत और समावेशी विकास क्या होता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो स्टार सिटी अनूपपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचा दें, जिससे सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम अपने सीरीज पर बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फिर समावेशी विकास क्या होता है और सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करेंगे। पहला, राज्य के हस्तक्षेप, यानी कि राज्य जब हस्तक्षेप करता है तो उसके आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, और दूसरा विकास के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। तो जब राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों को अलग अलग बात करते हैं क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे अनियमित और बाजार व्यवस्था भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अनियमित, नियमित नहीं होता है, ये अनियमित होता है और इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिनमें राज्यों की भूमिका नगण्य होती है, मतलब इनमें राज्य ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं। राज्य के जो नियम होते हैं वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, इसमें बाजार के नियम चलते हैं। तथा यह पूर्ण रूप से बाजार की शक्तियों पर आधारित होती है। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। अर्थात ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की जो शक्ति होती है वो नगण्य होती है। राज्य की जो शक्ति होती है वो नगण्य होती है और जो बाजार होती है उसकी शक्ति यहाँ पास काम करती है कि बाजार में क्या उत्पादन करना है, फिर उसको कितना में बेचना है, कितना बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। यह अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित होती है तथा लाभ के क्षेत्र में ही कार्य करती है। लाभ के आधार पर, अर्थात ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल लाभ देखती है और लाभ के आधार पर ही कार्य करती है। जैसे कि कौन से देश की हम यहाँ पास डाल सकते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अमेरिका की, यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। 1976 में एक बुक प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने बुक लिखा था और उस बुक में प्रकाशित किया गया था, क्या किया गया था कि मशहूर जो किताब थी इनकी, द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजी अर्थव्यवस्था का ही उद्गम स्रोत माना जाता है। मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया द वेल्थ ऑफ नेशन से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है, यहाँ से ये उद्गम हुआ है। इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे नियंत्रित एवं योजनागत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें सभी शक्तियां राज्य के पास होती हैं और इसमें राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसकी जो शक्तियां होती हैं किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो शक्ति होती है वो बाजार के पास होती है। इसमें उदाहरण के लिए क्या देख सकते हैं? उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी में आता है। क्यूबा जो अमेरिका के नीचे थोड़ा है, वो अर्थव्यवस्था समाजवादी में आते हैं। तो चीन की अर्थव्यवस्था है वो भी समाजवादी में आता है। आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ने इनका जो कार्यकाल था, जो मतलब इनकी जीवन काल था, 1818 से 1883 था, ने क्या दिया था? जो एक व्यवस्था
के तौर पर पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या दिया था इसमें? जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में 1949 में स्थापित हुई। अर्थात कि जो इसकी जो सिद्धांत है किसी समाजवादी की, ये जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई थी, लेकिन जब 1949 में चीन में इसको अच्छे से स्थापित किया गया और चीन में आज भी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है। अब आते हैं तीसरा अर्थव्यवस्था के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था का ऐसा स्वरूप जहां समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हो। अर्थात जहां बाजार की भी शक्ति हो, जहां राज्य की भी शक्ति हो और दोनों मिलकर जहां काम करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था अधिकतम देशों द्वारा प्रभावी अर्थव्यवस्था माना जाता है। ज़्यादातर देश इसी अर्थव्यवस्था में चलते हैं। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो भारत में न तो समाजवादी पाया जाता है और न ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, जहां दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं का गुण पाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से विकसित हुआ है। तो 1950 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रहा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इस समय जो था इस समय के अर्थव्यवस्था को सामाजिक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इसमें समाजवादी की जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी और पूंजीवादी की जो परसेंटेज थी वो कम थी, इसलिए समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी को ज़्यादा सामने लाया गया, क्योंकि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था 73% तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 25% था, इसलिए इसको समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर 1991 से जब एलपीजी का विस्तार हुआ, एलपीजी प्राइवेटाइजेशन आया, फिर वैश्वीकरण आया, इसके बाद फिर औद्योगिकरण आया। ये सब जो एलपीजी 1991 में आया था, उसमें क्या हुआ कि जब विस्तार हुआ तो फिर अर्थव्यवस्था हमारा चेंज हो गया। इस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अब इसमें पूंजीवादी 70% तथा समाजवादी 30% आ गया था। समाजवादी 30% आ गया था। 1991 से जब एलपीजी का विस्तार हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। पहले समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था था, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1991 के बाद पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया, क्योंकि इसमें पूंजीवादी 70% और समाजवादी 30% इसमें देखा गया। आगे जब विकास हुआ तो इस प्रकार से हमारा अर्थव्यवस्था अब चल रहा है। तो मिश्रित भी है और पूंजीवादी भी है, ना तो पूरी तरह समाजवादी है ना ही पूरी तरह से पूंजीवादी है। तो पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के बाद से चल रहा है। अब आते हैं दूसरा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की। विकसित ऐसी अर्थव्यवस्था जहां औद्योगिकरण पहले ही हो चुका है, मतलब औद्योगिकरण तो हो चुका है, जिनके जीडीपी के द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब जहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो भागीदारी होगी उनके जीडीपी में कम होगा और प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा होगा और प्राथमिक क्षेत्र का कम होगा, वो क्या कहलाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसमें भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप के देश जो ज़्यादातर देश है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब देश क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, यहाँ औद्योगिकरण हो चुका है। आगे चलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार कम हो, प्राथमिक क्षेत्र की जो भागीदारी है उसका विस्तार कम होना चाहिए और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार बढ़ रहा हो। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी तो है, जितना है उतना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्तर कम होना चाहिए और जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी है उसमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिए।
जहाँ औद्योगिकरण थोड़ी देर से शुरू हुआ हो, भले थोड़ी देर से शुरू हुआ हो लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसको रखा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ की औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है, मतलब अभी औद्योगिकरण शुरुआत हुआ नहीं है, हो रहा है, और उनके जीडीपी में आज की प्राथमिक क्षेत्र बहुत बढ़ रही है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र हिस्सेदारी कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और अभी जो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ औद्योगिकरण की शुरुआत अभी अभी हुआ है, और वहाँ के जीडीपी में आज भी प्राथमिक क्षेत्र की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जितने बहुत सारे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था अध्ययन करने के उद्देश्य से भी कुछ प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे अर्थव्यवस्था को हमने विकास के रूप में देखा। पहले के अर्थशास्त्रियों का अर्थव्यवस्था अध्ययन करने का उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि थी। आर्थिक वृद्धि यानी कि उनका पैसा बढ़ता जाए, इसी को ही अर्थव्यवस्था मानते थे। मात्रात्मक रूप से बढ़ना चाहिए, यानी आज 2 है कल 4 है, जीडीपी जैसे बढ़ते गया, या फिर मात्रा उत्पादन की मात्रा बढ़ता गया, तो उसको क्या करते हैं? वृद्धि। केवल वृद्धि से मतलब है इसमें, और किसी से मतलब नहीं था पहले के। जब उसके बाद के जो अर्थशास्त्री आए, उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को जब अध्ययन किया तो उन्हें बोला कि देश की जो आर्थिक विकास है, अब वृद्धि से मतलब नहीं है, अब विकास से मतलब है, यानी कि गुणात्मक विकास होना चाहिए। जो परिणाम आ रहा है वो गुणात्मक परिणाम होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था का क्या है, अब पहले वृद्धि था, अब विकास को अर्थव्यवस्था में ध्यान ज़्यादा दिया गया। इसके बाद जब और लोग आए, जब और लोग अध्ययन किए, तो अर्थव्यवस्था को क्या किया? अध्ययन देश की सतत विकास के बारे में बात किया गया। सतत विकास, इसके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे, क्या है सतत विकास। तो जो बात के आए अर्थशास्त्री, तो उन्होंने क्या किया कि जो देश की अध्ययन सतत विकास है वही मेन लक्ष्य होना चाहिए अर्थव्यवस्था का। सतत विकास अर्थ होना चाहिए। जबकि पहले के जो लोग आए, पहले के जो अर्थशास्त्री आए, उन्होंने वृद्धि के बारे में बात किया, फिर आए तो विकास के बारे में बात किया। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो सतत विकास के बारे में बात कर रहे हैं। सतत विकास क्या है, आगे देखते हैं। अब सतत विकास है क्या? सतत विकास इसे 1992 में पहली बार परिभाषित किया गया था। क्या? सतत विकास को 1992 में। ऐसी विकास जिसमें मानव के साथ साथ, मानव का विकास होना चाहिए, मानव के साथ साथ पर्यावरण के विकास को भी ध्यान रखा जाता है, सतत विकास कहलाता है। मतलब हम अपना विकास तो देखेंगे, लेकिन उसके बाद पर्यावरण का विकास होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसको सतत विकास कहते हैं। इसमें संसाधनों का दोहन जिस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करेंगे, उसी प्रकार से उसी दर से संसाधन पुनर्निर्माण होने जाना चाहिए। इसे ही सतत विकास कहते हैं। दूसरा जो आता है समावेशी विकास। क्या है? समावेशी विकास। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था अध्ययन करने के उद्देश्य से देश का समावेशी एवं सतत विकास करना बताया गया है। अर्थात अर्थव्यवस्था का अब जो अध्ययन होता है, अब जो देश का जो विकास होता है, जो अब लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? देश का समावेशी एवं सतत विकास होना चाहिए। तो समावेशी विकास को भी देख लेते हैं क्या है। समावेशी एवं सतत विकास, इसमें विकास जारी रहता है। विकास तो जारी होगा, लेकिन क्या होगा? हमने सतत विकास कैसे देखा? सतत विकास जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? जो समुदाय पिछड़ गया हो, जो पीछे रह गया हो, जिसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसे भी इस सतत विकास की में शामिल करना, उसे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, और उसे भी पूरे व्यवस्था का लाभ देना, ये है सतत समावेशी विकास। देश का सतत और समावेशी विकास, और आज की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक ही लक्ष्य है, सतत और समावेशी विकास। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट खत्म हो गया। जल्दी हम तीसरा पार्ट लेकर आते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी स्टूडेंट तक, और स्टार सिटी अनूपपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।